हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा द सक्सेस एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं और उनसे बाहर कुछ जाता नहीं है, हर बार वही पूछे जाते हैं। ये 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। इसको हम अलग अलग वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में कन्वर्ट डिवाइड कर दिया गया है और सारी की सारी वीडियो चैनल पे अपलोड होगी। आप जल्दी से जल्दी सारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने ज्ञान को परख लीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। आप सब लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को गैस करेंगे और साथ साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है ऑप्शन के। आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, इसका क्या कारण है? तो विद्युत धारा नहीं बहने का कारण होता है समान विभव। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है, वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर इस वाले टर्मिनल पे वोल्टेज 220 वोल्ट है और यहाँ पे 200 वोल्ट है, तो 220 की तरफ से 200 की तरफ को ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अगर दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो विभव समान है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी। बीच में लगा दिया है हमने एक रेक्टिफायर, जो इसको रेक्टिफाई करके ये जो इम्पल्स बनने हैं ना इसमें ऊपर नीचे, इनको सीधा कर देता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी। ये होता है एसी। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहते हैं हम रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंक्रमित किया जाता है, तो इसका क्या कारण है? जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग देखी होगी तो एक तार को अर्थिंग दी जाती है। तो अर्थिंग देने का मेन कारण जो होता है वो होता है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस शॉर्ट सर्किट के दौरान बाकी का करंट बचा हुआ अर्थ में चला जाता है। जिससे कि आपकी आगे की बची हुई डिवाइस सेफ बचती हैं, उनको नुकसान नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कितना होता है? ओम होता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में जो पंखे और बल्ब लगे हुए होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम के मुकाबले जो होता है, इस तरह से समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में श्रेणी क्रम के मुकाबले रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए समांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम होता है ओम का, बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये नियम किसका होता है? ओम का नियम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम पर मीटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, ये दो दो प्रतिरोध हैं। एक इस तरह का प्रतिरोध लगा दिया है यहाँ पे सर्किट में, एक इसके समांतर ये प्रतिरोध लगा दिया है। ठीक है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जब भी प्रतिरोध लगे हो तो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R रिजल्टेंट इक्वल टू जो पहला वाला रेजिस्टेंस है वो प्लस दूसरा वाला रेजिस्टेंस है वो। तो जब हम इनको जोड़ेंगे 1/R रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये 1/3 प्लस 1/6। और जब हमने इसको जोड़ा तो ऊपर आ गया हमारा 3 और नीचे आ गया 6। हमने इसको काटा तो ये 1/R बना 1/2। तो 1/R जब 2 बनेगा तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो कितना हो जाएगा? ये 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में पाई जाती है आपकी केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल कैसा होता है? प्राइमरी सेल होता है। कैसा होता है? प्राइमरी सेल को दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो जो आपका क्या कहते हैं शुष्क सेल है उसमें विद्युत अपघटय होता है, और विद्युत अपघटय के माध्यम से ही केमिकल एनर्जी किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसमें होता है? एक मिनट, ये किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड
विद्युत अपघटन होकर वो उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, आपका केमिकल एनर्जी को बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। शुष्क सेल में हो रहा था किसका, अमोनियम क्लोराइड का, इसमें भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में जो पानी पानी सा भरा होता है ना उसको एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन होता है बैटरी में। और ध्यान रखना, बैटरी जो होती है, बैटरी कैसी होती है, सेकंड काइंड की सेल होती है। कैसी होती है, द्वितीयक सेल होती है। द्वितीयक सेल होती है सेकंड काइंड की सेल को रिचार्ज दोबारा से किया जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो वोल्टीय सेल के आविष्कार किसने किया था, वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था आपके एलिजांड्रो वोल्टा ने, एलिजांड्रो वोल्टा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क सेल है, शुष्क सेल अभी मैंने आपको बताया था कैसा सेल है, प्राथमिक सेल है। और बैटरी जो कार की बैटरी होती है वो कैसा सेल है, द्वितीयक सेल है, क्योंकि उसको चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और जिंक की परत को चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्यों चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो नमी से Fe जो है नमी के साथ क्रिया ना करे और उस पर जंग ना लगे, इसलिए उसको गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। और गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जिंक की परत को चढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए, तो वैद्युत अपघटन के नियम जो है फैराडे ने, किसने किए थे, फैराडे ने किए थे। किसने, फैराडे ने। कब किए थे, ये किए थे आपके 1833 में। विद्युत अपघटन के 3 नियम प्रतिपादित किए थे फैराडे ने। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन का जो विद्युत अपघटन को समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे। विद्युत अपघटन क्या है, जब किसी विद्युत अपघटन के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित होने लगता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट हम टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस वजह से हीट नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से ये हीट होके मेल्ट नहीं हो पाता है, इसलिए टंगस्टन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो बल्ब का तो बना होता है टंगस्टन का, और हीटर में जो बनता है नाइक्रोम का बनता है। नाइक्रोम का बनाने का कारण ये है क्योंकि एक तो पहली चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई तो होता है। दूसरी चीज़ ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का क्या है, देखिए जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट आगे जाने से रुक जाएगी, हीट आगे नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, वो उस तार को गर्म करने लगेगी। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट पैदा होने लगेगी, इसलिए नाइक्रोम के तार की वहाँ पे इस तरह से कोयल बना ली जाती हैं, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उसको गर्म करे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा, तो देखिए 100 वाट के कितने 10 बल्ब, ठीक है, 1 घंटा जलाए जाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 वाट प्रति आवर्स, ठीक है, 1000 वाट प्रति आवर्स होता है 1 यूनिट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 किलोवाट पर आवर्स। 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं, तो 1 किलोवाट पर आवर्स किसको कहते हैं, 1 यूनिट को। तो आप समझ गए होंगे, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो इसका मतलब है 1 यूनिट। ये आरआरबी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है, तो तड़ित चालक का आविष्कार आपको पता ही होगा किसने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 में। नेक्स्ट, जनरेटर नामक उपकरण, जनरेटर क्या करता है, देखिए जनरेटर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किसको कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरेटर आप सब लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है आपका, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करता है। किस पे करता है? फैराडे के नियम पर। फैराडे का नियम कौन सा था? वो चुंबकीय प्रेरण का। किसका? चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। अगर कहीं पे आ जाए किस नियम पे कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सुनो तो वो भी लगा देना, वरना फैराडे के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर इस तरह की एक युक्ति है, इस तरह की एक युक्ति है। उसमें इधर भी कुछ कोइल्स होती हैं। क्या होती हैं? कोइल्स होती हैं वायर की। इस साइड भी कुछ कोइल्स होती हैं वायर की। तो जिस साइड कोइल्स ज़्यादा होती हैं, मान लो इधर से इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है, इधर से क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। इधर से क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। अगर इनपुट वाली साइड कोइल्स ज़्यादा हैं, क्या है? ज़्यादा हैं, और इधर क्या है? कम है, तो ये करंट को आगे कम करके भेजेगा। क्या करेगा? कम करके भेजेगा। अगर इनपुट वाली साइड कोइल कम है और आउटपुट वाली साइड ज़्यादा है, तो उधर को करंट ज़्यादा करके भेजेगा। यानी कि एक ऐसी युक्ति है एसी वोल्टेज में जो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करती है। इस ट्रांसफार्मर में जिधर कोइल ज़्यादा होंगी, जिधर कोइल ज़्यादा होंगी उस साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा, और जिधर कम होंगी उस साइड का वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है एक तरह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपनी सफलता को पक्का करने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक यहाँ पे दी है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।